नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज डिजिटल तरीके से टैबलेट के जरिए बजट भाषण पढ़ा। देश की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है, ये पिछले 4 सालों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही बता रही हैं। इस बार के बजट में आम आदमी को क्या मिला, इसे पता करने के लिए एक्सपर्ट की टीमें गहन अध्ययन में लगी हुई हैं। और वजह यह है कि बजट में ऐसी कोई खास घोषणा नहीं हुई जिसकी चर्चा गली गली नुक्कड़ होने लगी हो। सत्ता से जुड़े नेता इस बजट को प्रगतिशील और भविष्य के भारत का बजट बता रहे हैं, तो विपक्ष इसे गरीब विरोधी बता रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बजट में फिर भी कुछ बड़ी बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर आज सबसे बड़ा ऐलान हुआ, जिसमें कहा गया कि आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी जारी करेगा। हालांकि अन्य क्रिप्टो करेंसी से जो भी आय हो रही है उस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न में कई जो हुई गलती में सुधार के लिए 2 साल तक का समय तय कर दिया गया है। रक्षा क्षेत्र का बजट पिछले साल की तुलना में बढ़ाया गया है। 2022-23 के लिए रक्षा बजट 5,25,000 करोड़ रुपए किया गया है। पिछले वित्त वर्ष में यह 4,78,000 करोड़ रुपए था। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च के लिए भी 25% बजट बढ़ाया गया है, यानी रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में तेजी आएगी। इसके अलावा जिस तरह से वित्त मंत्री ने डिजिटल बजट पेश किया, उसी तरह से देश के गांवों को 2025 तक इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वो भी आगे चलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आ सकें। आपने इस साल बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में ड्रोन के जरिए पेश किया गया खास शो देखा होगा। ये भारत की मजबूत होती ड्रोन शक्ति का उदाहरण था। रक्षा क्षेत्र के जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में ड्रोन एक बड़ा हथियार साबित होगा। इसीलिए इस बार बजट में देश की ड्रोन शक्ति को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई। वित्त मंत्री ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं को समझा और एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया। मेटावर्स, गेमिंग वर्ल्ड और एनिमेशन के बढ़ते बाजार के लिए सरकार देश के युवाओं को तैयार करना चाहती है। सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान भी किया। आईएसटीआई स्टैंडर्ड्स के तहत क्वालिटी एजुकेशन को युवाओं तक ऑनलाइन प्रोवाइड कराए जाने की तैयारी है। बजट में गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाने की बात कही गई। इसके लिए सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कोरोना के समय सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे कारोबारी हुए, इसीलिए एमएसएमई सेक्टर को पैकेज का ऐलान किया गया है। अगले 5 साल के लिए 6,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। बजट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ाए जाने की बात कही गई है। साथ ही इस बार मेंटल हेल्थ को लेकर सरकार गंभीर है। कोरोना महामारी के दौरान पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य पर काफी चर्चाएं हुई हैं, इसीलिए सरकार भी अब मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोग्राम चलाएगी। देश के बजट को इस बार अमृत काल का बजट कहा जा रहा है। आशा यह की जा रही है कि अगले 25 वर्षों में, यानी जब भारत की आजादी के 100 साल हो जाएंगे, तो देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इसी को ध्यान में रखकर विकास का बजट पेश किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार का बजट 100 साल के विश्वास का बजट है। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। आज जब लोकसभा अध्यक्ष ने वित्त मंत्री से बजट पेश करने का आग्रह किया, तो बजट के डिजिटल प्रस्तुतिकरण की बात बोलकर मुस्कुराए। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी टैबलेट लेकर देश का भाषण शुरू किया। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. पूरे 1 घंटे 31 मिनट के बाद जब बजट भाषण खत्म हुआ, तो एक्सपर्ट्स को भी समझने में समय लगा कि इस बजट से देश के आम आदमी को क्या हासिल हुआ। ये बजट पूरी तरह से कॉरपोरेट बजट दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ कॉरपोरेट सेक्टर के लिए काफी घोषणाएं की गई हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आम व्यापारी है, जो मध्यम वर्ग है, उसको लेकर किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। ये बजट इसके बाद जब पीएम मोदी का संबोधन हुआ, तो उन्होंने इस बजट को विश्वास का बजट बताया और ये माना कि देश की प्रगति के लिए इस तरह का बजट बहुत जरूरी है। मैं वित्त मंत्री
निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीजेपी नेता भी यही मान रहे हैं कि अगर मोदी ने कहा है कि प्रोग्रेसिव बजट है तो सही ही कहा होगा, क्योंकि देश के अमृत काल के लक्ष्यों को पूरा करना है, जिसमें आजादी के 100 साल पूरा होते होते देश पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। बजट बहुत अच्छा बजट है, बहुत इंक्लूसिव, सबको ध्यान में रखा गया है। गरीबों के लिए, गांव के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा देख रहे हैं। वहाँ से हर क्षेत्र को कवर किया है, तो इट इज वेरी वंडरफुल बजट। जो सप्लाई चेन है उसके लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है और आने वाले समय में आने वाली नए सिरे की जो चुनौतियां हैं उनको पहले से ही इसमें समाधान दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। ऐसे प्रोग्रेसिव बजट को देखकर टीवी पर टकटकी लगाए बैठा नौकरी पेशा आदमी 1 फरवरी की सालाना सोच में पड़ गया। हर साल की तरह वो फिर सोच रहा है कि उसे सीधे तौर पर इस बजट से आखिर हासिल क्या हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, टैक्स फ्री इनकम का दायरा नहीं बढ़ा, 80C के तहत निवेश खर्चों की लिमिट भी जस की तस। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम वर्कर के लिए कोई स्पेशल अलाउंस नहीं। ना इनकम टैक्स में, ना GST में कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन सरकार से उम्मीदें तो बहुत थी, बट उल्टा हो रहा है कि सरकार हमसे ही उम्मीद करती है, बट आगे सरकार से कुछ नहीं मिलता। जब इनकम टैक्स में कोई राहत ना मिलने वाला सवाल देश की वित्त मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि शुक्र मनाइए, टैक्स बढ़ाया नहीं गया। जिस तरह से इनकम टैक्स को लेकर के उम्मीद की जा रही थी काफी समय से, तो इस बार इनकम टैक्स को बढ़ाने का तो टैक्स को कम नहीं किया गया, कॉर्पोरेट को के टैक्स को कम किया गया। बढ़ाने का उम्मीद है तो मैं बढ़ा नहीं दिया। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। वित्त मंत्री की दूरदर्शिता और बड़प्पन है कि उन्होंने देश के करीब 5 करोड़ टैक्स पेयर्स के बारे में सोचा और टैक्स नहीं बढ़ाया। बढ़ जाता तो यही टैक्स पेयर जो अभी राहत ना मिलने से परेशान है, वो टैक्स बढ़ने से रो पड़ता। टैक्स ना बढ़ाने के लिए यही टैक्स पेयर अब उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद भेज रहा है। ये तो बिल्कुल ही लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या तो दिया और क्या इन्होंने दिया है। उन ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए आपने क्या किया जो ऑनेस्टली अपना टैक्स भरते हैं? आज जो कोरोना टाइम हो चाहे किसी भी टाइम हो, उन्होंने जिन्होंने भी अपना टैक्स भरा है उनको क्या मिला? उनको कुछ भी नहीं मिला। डिजिटल पेमेंट्स। बीजेपी के नेता इस बजट को प्रगतिशील भारत का एक्सप्रेसवे मान रहे हैं, लेकिन आर्थिक मामलों के जानकार इस बजट को अलग नजरिए से देखते हैं। वित्त मंत्री जो है बहुत खुश थी कि कोविड के टाइम आने के बावजूद भी जो टैक्स का कलेक्शन है वो अपार हुआ है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और इससे ऐसी आशा बनती थी कि उसका कुछ हिस्सा वो करदाताओं को वापस दें। शायद वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं निकला है। बीजेपी नेताओं से इस बजट की खासियत के बारे में पूछा जा रहा है तो वो तारीफ करते नहीं थकते। उनके राजनीतिक शब्दकोश में जितने भी शब्द हो सकते हैं, जैसे गरीब, दलित, पिछड़े, कमजोर तबका, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, उनका मानना है कि ये बजट इन सभी के फायदे का बजट है। तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि क्या एग्रीकल्चर, क्या इन्वायरमेंट, क्या मैन्युफैक्चरिंग, क्या 5G, क्या टेलीकम्युनिकेशन, क्या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इन सबों पर बहुत ही प्रभावी ध्यान दिया गया है। इस बजट का मतलब जुमला और बड़ा जुमला, ये गरीब विरोधी, मध्यवर्गीय विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी बजट है। ये इंटीग्रेशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान ही कह दिया था कि ये राजधर्म के अनुरूप चलने वाला बजट है। दरअसल उन्होंने महाभारत से जुड़े एक श्लोक का अर्थ बताया था, लेकिन विपक्ष इस पर उन्हें ही घेर रहा है। ये गरीबों का बजट नहीं है, अमीरों का बजट है। जैसा कि उन्होंने महाभारत कोट किया, ये एकलव्य की बजट नहीं है, ये सिर्फ द्रोणाचार्य और अर्जुन की बजट है। देश के 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि किसानों के लिए इस बजट में काफी कुछ होगा, लेकिन सरकार ने कुछ खास बातों पर भी फोकस रखा।
किसानों के खाते में 2,37,000 करोड़ रुपए की एमएसपी के सीधे ट्रांसफर की बात कही गई है। गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा, तिलहन के आयात की निर्भरता को कम किए जाने की बात भी कही। किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा। खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिए जाने की बात कही। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने की बात भी कही। साथ ही एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। नहीं, किस चीज में ट्रांसफर करेंगे? डायरेक्ट कर्जे में करेंगे, फसल के रेट में करेंगे, कहीं में करेंगे ट्रांसफर। वो उसी में ही ऑर्गेनिक पे जितना देंगे वो भी उसी में दिखाएंगे। हमारे फसल की कीमत तो दे नहीं रहे, वैसे दे देंगे ये। साल दर साल हर सरकार में बजट पेश होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अलमारियों से वो पुरानी स्क्रिप्ट निकाल लेते हैं जिसमें सत्ता पक्ष को तारीफों के पुल बांधने होते हैं, तो वहीं विपक्ष को बजट को गरीब विरोधी बताना होता है। लेकिन सवाल राजनीति का नहीं, सवाल सीधे सीधे आम आदमी के लाभ और हानि से जुड़ा है। फिलहाल उसी को इस बजट में लाभ नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इस बार के बजट को सरकार ने अमृतकाल के बजट के तौर पर पेश किया है, जिसका मकसद अगले 25 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना है, जिसके लिए बजट में सरकार ने मुख्य तौर पर 4 प्राथमिकताओं पर फोकस किया है। पीएम गति शक्ति योजना, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और पूंजी निवेश। इन प्राथमिकताओं में सबसे ज्यादा जोर पीएम गति शक्ति योजना को दिया गया है। इसके जरिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का ब्लूप्रिंट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट में घोषणा की गई है कि गति शक्ति योजना के तहत वर्ष 2025 तक हर साल 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के जरिए 2022-23 में 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू होगा। पार्सल सर्विस को बेहतर बनाने के लिए पोस्टल और रेलवे नेटवर्क को वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना से जोड़ा जाएगा। अर्बन ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा। गति शक्ति योजना की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। इस बार के बजट में ये योजना लॉन्च हो गई है। ये योजना है क्या और इसके जरिए सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, ये समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. आजादी के 75 वर्ष मना रहे भारत के आम बजट में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए आजादी के 100 सालों के ब्लूप्रिंट की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। वित्त वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर के हाईवे तैयार किए जाएंगे। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत 2022-23 में 8 नए रोपवे का ऑर्डर किया जाएगा। नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी अगले 3 साल में तैयार होंगे। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति देने वाले ये प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसे आज वित्त मंत्री ने देश के सामने पेश किया। PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का ऐलान किया था, जिसके बाद अक्टूबर 2021 को पीएम ने इसे लॉन्च किया। गति शक्ति मास्टर प्लान के जरिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। इस प्लान में 200 से ज्यादा एयरपोर्ट,
हेलीपैड, वाटर एरोड्रम के निर्माण के अलावा 2 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवे नेटवर्क बनाने की बात कही गई। प्लान में गांवों तक 4G इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ाने, 17,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने जैसी बातें भी शामिल हैं। करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश भर में 2024-25 तक 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है। गति शक्ति मास्टर प्लान को वित्त वर्ष 2024-25 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य किया गया है। आज इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया गया है। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। India's economic growth इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का जोर रहने का अनुमान लगाया जा रहा था, जिसका एक बड़ा मकसद 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करना भी है। गति शक्ति योजना न सिर्फ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देगी, बल्कि रोजगार के लाखों अवसर भी पैदा करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इस साल 5.5 लाख करोड़ का खर्च हम उठा रहे हैं, वो 34% या उसे थोड़ा कम पिछले साल से कंपेयर करते हुए, और इस साल आने वाले साल के लिए जो बजट आज पेश किए उसमें 5.5 लाख करोड़ 7.5 लाख करोड़ तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ावा दे रहे हैं उतना अमाउंट तक। उससे तुरंत जॉब्स के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि जब खर्च उठा रहे हैं हम एसेट क्रिएशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए, ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा होता है, आवश्यक है, उससे जॉब्स इंक्रीज ही होगा। इस योजना में रेलवे, सड़क और राजमार्ग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार जैसे केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों को शामिल किया जाएगा और एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप तैयार होगा, जिसका मकसद पीएम गति शक्ति मिशन को गति देना होगा। आज तक ब्यूरो। इस समय बजट पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्र सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बहुत स्वागत है आपका। तो आमतौर पर हम देखते थे कि जो 5 ईयर की परियोजनाएं होती थी, 5 ईयर प्लान्स होते थे, बजट 1 साल के लिए आता था, लेकिन इस बार तो 25 साल का बजट है। ये निर्मला सीतारमण ने खुद ही आकर वित्त मंत्री ने कहा सबसे पहले, और जो विरोधी हैं आपके सबसे बड़ा आरोप यही लगा रहे हैं कि ये 25 साल की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग। ये बजट है इंडिया जर्नी फ्रॉम इंडिया एट 75 टू इंडिया एट 100, और आने वाले समय में जो भारत की भूमिका रहने वाली है, भौगोलिक भूमिका, उसके लिए न केवल तैयारी है बल्कि ये घोषणा भी है, एक ऐलान भी है दुनिया के आगे कि देखिए अब इंडिया इज रेडी टू टेक ओवर, टू टेक द लीड। जिस प्रकार से ये फ्यूचरिस्टिक बजट निर्माणित किया गया, उसमें अर्थव्यवस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था ऐसी जो नवाचार, इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेगी। हर सेक्टर में आपने देखा, कभी आपने देखा, आप तो इतने वर्षों से बजट रिपोर्टिंग करती हैं और उसकी चर्चा करती हैं कि लो कार्बन स्ट्रेटेजी का जिक्र आ रहा है बजट में, डिजिटल रुपी का जिक्र आ रहा है, ब्लॉकचेन रिलेटेड डिजिटल का आ रहा है, किसान ड्रोन का जिक्र आ रहा है, ड्रोन शक्ति का जिक्र आ रहा है। इसलिए ये विपक्ष के समझ से बाहर की बातें हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर बजट अगली इलेक्शन को देख करके निर्माणित किया गया। लेकिन जैसे कहा जाता है कि अ स्टेट्समैन लुक्स एट द नेक्स्ट जनरेशन, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रेय जाता है कि ऐसा भारत जहां 70% से अधिक जनसंख्या 40 वर्ष से कम आयु की है, ये बजट उन लोगों के लिए, उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है। उनकी उस आने वाले कालखंड की रूपरेखा, जिसे मोदी जी ने कहा अमृत काल, जिसके दौरान ये पीढ़ी
भारत को अग्रिम देशों की कतार में ला करके खड़ा करेगी। और ये निश्चय ही ये विपक्ष की समझ से बाहर की बातें हैं। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। हमारे यहाँ एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, कभी उसका जिक्र नहीं होता, मीडिया में उसकी कभी खबर नहीं आती, कभी उसका चर्चा भी नहीं होती, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि उसका कार्यालय कहाँ है। इसी बजट में आज लगभग 2600 करोड़ रुपया उसके लिए निर्धारित किया गया और कुछ ही समय पहले 4000 करोड़ रुपया मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से डीप सी मिशन के लिए दिया गया, क्योंकि ये समझ में आया, मोदी जी ने खुद समझा और बाकियों को समझाया कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ा एसेट हमारे समुद्रों के बीच बसता है, सी बेड के बीच। 7000 किलोमीटर कोस्टल लाइन हमारी, जिसको आज तक किसी ने जिसको तवज्जो नहीं दी थी, और यही भारत के आने वाली इकोनॉमी का एक आधार रहेगी, एक बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ रहेगी। ये बातें ऐसी हैं कि जिस तरह ना किसी ने कभी ध्यान दिया और केवल अगली इलेक्शन तक ये जितेंद्र सिंह जी, ये समझाइए कि कुल मिलाकर जो रोजगार को लेकर, जैसे पिछली बार कहा गया 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, इस बार 60 लाख पे आ गया वो आंकड़ा, तो ये क्या हुआ? क्या ये एडिशनल है 2 करोड़ के ऊपर? 2 करोड़ में कितने पूरे हुए और अब ये 60 लाख क्या डाउनग्रेड किया गया है? ये चीजें भी लोग नहीं समझ पा रहे। रोजगार का विषय और उसकी चिंता सदा रही, आज से नहीं, जब से मानवता इस धरती पर बसी है तब से। लेकिन विश्व की कोई भी सरकार किसी भी देश में हो, कोई भी विकसित देश हो, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी, सरकारी रोजगार नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, एक जिम्मेदार सरकार ये प्रयास करती है कि रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए, मुहैया कराए। इसीलिए बार बार स्टार्टअप्स का जिक्र आया। इस बजट में ये भी कहा गया इंसेंटिवाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, ताकि बाहर सामान जाएगा तो आपकी आमदन बढ़ेगी। इंसेंटिवाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, पूर्वोत्तर को लेकर के जब बात हुई पूर्वोत्तरमाला की, तो उसके पहले बैम्बू की आयात दर को बढ़ा दिया गया, ताकि बैम्बू का यहां से जाकर के बाहर जाता, वहां से प्रोडक्ट बन करके आता था। तो रोजगार के अन्य अन्य एक विकल्प पैदा करने का प्रयास जो निरंतर जारी रहा है मोदी सरकार के आने के बाद, और 2016 के बाद जब स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव प्रारंभ किया मोदी जी ने, उसके बाद इसने एक अलग तरह का एक स्वरूप हासिल किया है। उसको देखते हुए ही इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब 7 लाख जहां रोजगार के साधन किए जा रहे हैं, हम ये ना भूलें कि 2 वर्ष हम एक ऐसी आपदा से गुजरे हैं जिसमें सारा विश्व चरमरा गया। ऐसे ऐसे देश जिनकी जनसंख्या भारत की तुलना में 10% होगी, लेकिन उनकी कुल जनसंख्या से अधिक जनसंख्या ने भारत में वैक्सीनेशन प्रतिदिन करवाया। इस आपदा के साथ जो भारत ने एक सफलतम युद्ध किया, और बड़ी शंका थी देश विश्व भर में कि भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, 135 करोड़ का देश, हिट्रोजिनस कैरेक्टर इसका, ये कैसे संभलेगा, इसका श्रेय भी मोदी जी को जाता है। आज इसका उदाहरण दिया जाता है, ए रिस्पॉन्सिव इकोनॉमी, ए डायनेमिक इकोनॉमी, अ फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमी। उस सब के बावजूद यदि इस बजट में इतना साहस किया गया है कि रोजगार के और साधन या और विकल्प मुहैया करने की बात की गई है, तो ये अपने में एक निष्ठा शक्ति दर्शाता है इस सरकार की और प्रधानमंत्री की। बहरहाल एक चीज तो है इसमें कि पहली नजर में देखते ही ये कोई इलेक्शन बजट नजर नहीं आता है। वैसे लोक लुभावन वादे उस तरह की चीजें नहीं किए गई हैं इसमें, पर आपके हिसाब से अगर एक शब्द में आप अपने इस बजट को बताएं, अगर आप इसका सबसे बड़ा हाई पॉइंट बताना चाहें तो क्या होगा? बहुत समय से मैं अक्सर ये उल्लेख किया करता था कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं, और आज दिस इज अ रीइटरेशन, दिस बजट इज अ रीइटरेशन कि हमने चुनाव देख करके बजट नहीं पेश करते हैं, जहां जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का प्रयास है। वरना आधी शताब्दी हमारी गुजर गई, पूर्वोत्तर की तरफ तो किसी ने नजर भी नहीं की थी। सब मध्य भारत को देखते थे, उत्तर प्रदेश को देखते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, कहा जाता था कि लखनऊ से होकर के दिल्ली का रास्ता गुजरता है। लेकिन आज इसी बजट में अलग एक योजना पूर्वोत्तर के लिए घोषित की जाती है, और कल राष्ट्रपति जी ने कहा कि मुझे इस सरकार पर गर्व है कि पूर्वोत्तर के हर प्रदेश की राजधानी को रेल के नक्शे पर लाया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये देश जहां 70% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है, और कहा जाता है जैसे अंग्रेजी में कि स्टेट्समैन लुक्स एट नेक्स्ट जनरेशन, एक अगली पीढ़ी, उस पीढ़ी को, उन युवाओं को देख करके इस बजट को निर्माणित किया गया है, ना कि 5 प्रदेशों के चुनाव को। और मुझे
उम्मीद है कि बाकी राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल भी इस बदलते हुए आयाम को समझेंगे और अपनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो आपने कहा कि बाकी राजनीतिक पार्टियां भी इसे देखकर समझेंगी और हमारे ख्याल को समझेंगी, तो क्या वाकई ऐसा है? हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट इस समय जुड़ रहे हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। अमृतकाल का बजट, ऐसा जो केवल 5 राज्यों के चुनावों की ओर नहीं देख रहा है, एक ऐसा बजट जो दूरगामी बजट है, सरकार की तरफ से दावा ये, आप क्या कहेंगे? इतना दूरगामी है कि वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। ये वो सरकार है जिसने पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया था, आपको याद होगा, और अब इन्होंने 25 साल वाली योजना लेकर आए हैं। भगवान जाने कब वो धरातल पर उतरेगी, लेकिन मैं सिर्फ आंकड़ों की बात करूं और 2 मुद्दे उठाना चाहता हूं। आज जो ज्वलंत मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी और कृषि, और तीनों पर कोई पुख्ता ठोस प्रावधान या संसाधन के लिए अलॉटमेंट वित्त मंत्री महोदय ने नहीं किया। जो कृषि की बात करते हैं, आज कृषि का जो बजट है वो 20,000 करोड़ रुपए कम किया है पिछले बजट के कंपैरिजन में। जो ग्रामीण विकास का बजट है वो 20,000 करोड़ रुपए कम किया है। नरेगा का बजट 18,000 करोड़ रुपए कम किया है। तो एक तरफ तो आप बजट कम करते जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम 25 साल वाली योजना लेकर आएंगे। किसान की आमदनी कब दुगनी होगी, महंगाई से कब छुटकारा मिलेगा, और जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा भाषण और बहुत सारा उसका प्रचार किया था, लेकिन आर्थिक वृद्धि, निवेश, विकास, रोजगार, उद्योग सब जगह ठंडाई पड़ी हुई है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था इस बार, क्योंकि बजट पेश किया था, अभी 3 साल हैं सरकार के, थोड़ा बोल्ड लेते, गरीब के हाथ में मध्यम वर्ग हो, छोटा दुकानदार हो, व्यवसायी हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, उसके प्रति समर्पण भाव कुछ करके दिखाते। मुझे लगा कि बजट में आंकड़े पेश किए, कृषि के लिए कहा गया हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे, ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपने जो प्रोक्योरमेंट किया है वो 80 लाख टन कम किया है। 2.37 लाख करोड़ खर्च किया है, लेकिन पिछले साल से कम किया है। तो आंकड़ों के जाल में फंसाने की बजाय बेहतर होता कि वित्त मंत्री महोदया अपने 90 मिनट के भाषण में सिर्फ 3 मिनट तक उन्होंने किसान पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मुझे लगता है निराशाजनक ये बजट रहा, और इसमें सिर्फ विरोध करने के विरोध नहीं कर रहे हैं, तथ्य आंकड़े में आपके सामने प्रस्तुत नहीं, पर क्या आप इस बात को मानेंगे, इस बात को स्वीकारेंगे कि चुनाव होने के बावजूद इसमें कोई लोक लुभावन वादे करने का प्रयास नहीं किया गया? ये तो वित्त मंत्री पूरे देश की मंत्री हैं, सरकार पूरे देश की सरकार है, और किसी पे एहसान नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि पहले किसी सरकार ने इतना आउट ऑफ वे जाके किसी एक चुनाव को अपना ध्यान केंद्रित किया होगा। वहां तो चुनाव चल ही रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई चाहकर भी नहीं कर सकता था। लेकिन ये बजट जो है सिर्फ एक खाते का लेखा जोखा नहीं है, ये पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, सरकार के मंशा को बतलाता है। और मुझे लगा कि इस बार क्योंकि किसानों ने केंद्र सरकार को मजबूर कर कृषि बिल वापस करवाए थे, तो किसानों से पूरा उन्होंने अपना हिसाब किताब कर लिया है। तो ना कुछ देना, ना बात करना, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो अर्थव्यवस्था के जो कहते हैं ना, ये वी शेप जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। जीएसटी में जो पैसा ज्यादा मिला है वो कंजम्पशन से नहीं मिला है, उसमें खपत नहीं हुई है। आपने जीएसटी का रेट बढ़ाया है और समय सीमा बढ़ा दी, तो स्वाभाविक रूप से पैसा ज्यादा बढ़ गया। लेकिन एलोकेशन जो किया है, मैं समझता हूं उसमें जो जरूरतमंद लोग थे, खासकर मध्यम वर्ग जो था, जो गरीब तबका था, 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, और जो 100 सबसे अमीर लोग थे देश में, उनकी संपत्ति खरबों बढ़ गई है। तो ये जो खाई है अमीर गरीब की, बहुत बढ़ गई है। पर सचिन, ये समझाइए कि अगर आईएमएफ की तरफ से भी अगर प्रोजेक्शंस आते हैं और वो भारत को एक अच्छी स्वस्थ दर दिखाते हैं, बाकी देशों के कंपैरिजन में बेहतर दिखाते हैं, तो वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो गई जो मुहर लगा रही है कि शायद जो हो रहा है वो सही हो रहा है। नहीं, अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, हम बाकी से क्यों करते हैं, हम चीन से क्यों नहीं करते? आप छोटे मोटे टापू देशों से कंपेयर करेंगे तो आप बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, और हमारे देश में जो एक मोमेंटम बना हुआ है, 6, 7, 8, 9% की जो ग्रोथ है, उसमें बहुत ज्यादा हम कर सकते थे। आपको याद होगा कोरोना काल के बाद सरकार ने कहा कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देंगे, स्टिमुलस पैकेज। वो 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए, किसके खाते में गए, कोई जिक्र ही नहीं है। तो आईएमएफ कह रहा है हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग, हमारी जीडीपी बहुत बड़ा मुल्क है, 130 करोड़ की आबादी है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो नेचुरल ग्रोथ है वो होगा। लेकिन जो सरकार की जो कोशिश होनी चाहिए थी, वो छुपी हुई क्षमता को आगे लेकर आए। जो आज परेशान हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, लाचार हैं, उन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करना चाहिए था। मुझे नहीं, अब कॉर्पोरेट्स को आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपने कम कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसके टैक्स स्लैब में आपने वृद्धि नहीं करी। तो ये सबको दिख रहा है ना कि ये किसके प्रति केंद्रित है ये बजट, और किसको ज्यादा सहानुभूति और समर्थन सरकार का मिल रहा है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट हमसे बातचीत कर रहे थे और बजट पर अपनी राय दे रहे थे। आज बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रुपी का ऐलान किया है। ये एक डिजिटल करेंसी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022 से 23 की शुरुआत में ही आरबीआई की डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी को लॉन्च किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में आप अपने पर्स में कागज के नोट या प्लास्टिक मनी जैसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल रुपी के जरिए आप सभी तरह के पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। हालांकि अभी भी डिजिटल पेमेंट के जरिए आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल रुपी और डिजिटल पेमेंट में बहुत अंतर है। आज डिजिटल रुपए को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन इससे पहले यह समझ लेते हैं कि डिजिटल करेंसी लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। सबसे पहली वजह तो यह है कि सरकार कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहती है। इससे कैश पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। एक आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल करीब 30 लाख करोड़ रुपए का कैश ट्रांजैक्शन होता है। डिजिटल रुपी एक कॉस्ट इफेक्टिव यानी कम खर्चीली तकनीक है। इससे सरकार को नोट छापने और इसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बच जाएगा। कागज की करेंसी होने के कारण देश में आमतौर पर हर साल हर 5 में से एक नोट हटाना पड़ता है। इसमें रिजर्व बैंक की एक बड़ी राशि खर्च होती है। इसके अलावा डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन जल्दी पूरे किए जा सकते हैं। मौजूदा दौर में डिजिटल ट्रांजैक्शन में 1 मिनट से लेकर 48 घंटे तक का समय लगता है। सबसे बड़ी बात, डिजिटल रुपी से भ्रष्टाचार को काबू में करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि डिजिटल रुपी को ट्रैक किया जा सकता है। इसके पेमेंट को छिपाया नहीं जा सकता है। आमतौर पर भ्रष्टाचार को फलने फूलने में कैश का बहुत बड़ा रोल होता है। इस तकनीक से कैश का इस्तेमाल बहुत तेजी से कम किया जा सकता है। डिजिटल रुपी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और कई दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मार्केट में उतारा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि डिजिटल रुपी वाली ये तकनीक देश में डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।